Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the fourth lecture of Electromagnetic Induction. बच्चों इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टर्स और इंडक्टेंस के बारे में पढ़ना. ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि ये इंडक्टर्स क्या होते हैं. हम लोगों ने अभी तक रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा है ना. अब ये तीसरा एलिमेंट है जिसका नाम है इंडक्टर. तो जैसे कैपेसिटर जो है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है एनर्जी स्टोर करके रखना. और वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. तो उसी तरीके से इंडक्टर जो होता है उसका भी काम होता है एनर्जी स्टोर करके रखना. ठीक है, और वो जो एनर्जी स्टोर करके रखता है वो रखता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस यूज करते हैं, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस यूज करते हैं, उसी तरीके से इंडक्टर्स के लिए हम लोग इंडक्टेंस यूज करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल हो जाएगा सोलेनॉइड, है ना. सोलेनॉइड में क्या होता है कि हम लोग करंट जब फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी है, और वो क्या कहलाता है? एक इंडक्टर कहलाता है. ठीक है, सो वी हैव नाउ अंडरस्टूड कि सोलेनॉइड जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडक्टर. तो देखिए बच्चों आगे क्या लिखा है. व्हेन अ करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना. ये तो हम लोगों ने देख रखा है कि करंट जब एस्टैब्लिश होता है एक लूप में तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता ही है. दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज इट्स फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय द लूप, है ना. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फ्लक्स एसोसिएटेड हो जाता है बाय द एरिया बाउंडेड बाय द लूप. अब क्या होगा अगर करंट को हम लोग चेंज करें वक्त के साथ, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या होगा? द फ्लक्स थ्रू द लूप चेंजेस एंड हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द लूप. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कि अगर फ्लक्स में चेंज आएगी तो क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो यहां पर क्या हो रहा है कि खुद के करंट में बदलाव की वजह से, है ना, खुद के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से खुद से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो जब सब कुछ खुद का ही है तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन, है ना. तो ये जो है काफी आत्मनिर्भर है ना. ये क्या करता है? अपने खुद के लूप की वजह से, है ना, खुद के लूप की ही वजह से क्या करता है? वो ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, द नेम इज सो चोजन बिकॉज the EMF is induced in the loop by changing the current in the same loop. इसके अलावा बच्चों हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि the magnetic field at any point due to a current is proportional to the current, है ना. मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ऑब्वियस है कि करंट के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है. तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया बाउंडेड बाय अ करंट कैरिंग लूप इज देयरफॉर प्रोपोर्शनल टू द करंट, है ना. एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग तो ये कह ही सकते हैं ना कि वहां पर क्या होगा? जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो पहले तो किस पे डिपेंड करेगा? फील्ड पे. और फील्ड क्यों किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे. तो हम लोग देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, है ना. जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स. तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेट अवे ये लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना उसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो ये जो कैपिटल एल है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसका नाम होता है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप. और ये जो एल है इट इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लूप. ठीक है, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ ई व्हेन द करंट इन द कॉइल चेंजेस इज गिवन बाय ईएमएफ जो है वो क्या होता है? हमें पता है माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, है ना. तो अगर हम लोग अब फाई को डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा? डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एल, तो कांस्टेंट है, इंटू डी आई बाई डी टी. तो माइनस डी फाई बाई डी टी की एक और वैल्यू क्या आ गई? माइनस डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो ये जो ईएमएफ है ना, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू क्या आ गई? माइनस एल डी आई बाई डी टी, जिसका नाम होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है ना, कि हम लोग जैसे कि सोलेनॉइड हो गया उसको हम लोग क्या मान सकते हैं? कि इंडक्टर मान सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? पॉसिबिलिटी कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रख सकता है अपने अंदर, है ना.
तो इस बार एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सोलेनॉइड एज आर इंडक्टर. So if we establish a current I in the windings of the solenoid we are taking as our inductor, the current produces a magnetic flux phi b through the central region of the inductor. The inductance of the inductor is then defined in terms of that flux. है ना, हम लोगों ने अभी तक देखा था कि phi बराबर L into I होता है, लेकिन इस बार जो नेट फ्लक्स आ जाएगा है ना, वो कितना आ जाएगा. अब हर एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स अगर phi b है तो टोटल कितने लूप्स दिए हुए हैं, टोटल n लूप्स दिए हुए हैं ना. यहां पर देखिए लिखा है वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स. तो अगर n टर्न्स है बच्चों तो ओवरऑल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा n इंटू फाइव बी. तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई. तो यहां से L की वैल्यू क्या आ गई, n फाइव बी अपॉन आई, है ना. तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडक्टेंस को डिफाइन कर दिया फॉर दिस सोलेनॉइड, है ना. द वाइंडिंग्स ऑफ द इंडक्टर आर सेड टू बी लिंक्ड बाय द शेयर्ड फ्लक्स and the product n phi b is called the magnetic flux linkage. तो बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, आप देखिए कि टोटल ओवरऑल जो फ्लक्स है वो कितना है n इंटू फाइव बी, है ना, और ये शेयर हो रहा है उन सारे के सारे वाइंडिंग से, है ना. और n फाइव बी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. द इंडक्टेंस कैपिटल L is thus a measure of the flux linkage produced by the inductor per unit of करंट, है ना. ऐसा ही डेफिनेशन हम लोगों ने यहां भी देखा था, n फाइव बी अपॉन आई मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट. उसी को यहां लिखा गया है किस तरीके से, द इंडक्टेंस L इज दस अ मेजर ऑफ द फ्लक्स लिंकेज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडक्टर, मतलब n फाइव बी पर यूनिट ऑफ करंट. अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला स्क्वायर मीटर. और बच्चों ये कहां से आया, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है फाई बराबर क्या होता है, B डॉट ए. तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला और एरिया की यूनिट है स्क्वायर मीटर. तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि बिकॉज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टेस्ला स्क्वायर मीटर, द SI यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज द टेस्ला स्क्वायर मीटर पर एम्पियर, है ना. हमने ऊपर देखा था कि वो फाई अपॉन करंट बेसिकली आ रहा है और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर. वी कॉल दिस द हेनरी, है ना. इस पूरे को टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर को हम लोग इकट्ठे क्या नाम देते हैं, हेनरी, आफ्टर अमेरिकन फिजिसिस्ट जोसेफ हेनरी, द को डिस्कवरर ऑफ द लॉ ऑफ इंडक्शन एंड अ कंटेम्पररी ऑफ फैराडे. ठीक है, तो 1 हेनरी को हम लोग लिखते हैं 1 कैपिटल H और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर. और ये जो 1 हेनरी है ना बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं कि ये SI यूनिट है. ठीक है, तो बच्चों कैपेसिटर में आपको याद होगा कि कैपेसिटर के अंदर हम लोग जो है कभी कभी क्या करते थे, डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे. तो यहां पर भी इंडक्टर के अंदर आपने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर में कि जैसे सोलेनॉइड है उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल भी डाल सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कि परमिएबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है. तो इस लेक्चर में हम लोग इस पूरे के पूरे चैप्टर में इनफैक्ट, है ना, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि जो सारे के सारे इंडक्टर्स है ना उनके अंदर जो है वैक्यूम है. तो वही यहां लिखा है, थ्रू द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर वी अज्यूम दैट ऑल इंडक्टर्स नो मैटर व्हाट देयर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट have no magnetic materials such as iron in their vicinity. Such materials would distort the magnetic field of an inductor. चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक सवाल देखते हैं आसान सा. An average induced EMF of 0.2 volt appears in a coil when the current in it is changed from 5 ampere in one direction to 5 ampere in the opposite direction in 0.2 seconds. Find the self inductance of the coil. तो बेसिकली दिया हुआ है कि हमारे पास एक कॉइल था, है ना. अब उस कॉइल में क्या हो रहा है कि एवरेज ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ वो कितना है, 0.2 वोल्ट. और ऐसा कब हुआ, जब 5 एम्पियर करंट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी तो उसको चेंज कर दिया हम लोगों ने 0.2 सेकेंड में, सच दैट कि अब जो करंट फ्लो कर रही है वो कर रही है ऑपोजिट सेंस में. ठीक है, तो अब अपने को निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल. ठीक है, तो अब आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं इनिशियल करंट है ना, आई इनिशियल, इसको बोल रहा हूं 5 एम्पियर, तो आई फाइनल कितना मैं बोलूंगा, -5 एम्पियर. क्लियर है ये बात. तो करंट अगर शुरुआत में पॉजिटिव मान रहा हूं मैं तो बाद में करंट को नेगेटिव मानना पड़ेगा. तो यहां से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एवरेज
डी आई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो एवरेज डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा चेंज, है ना, तो चेंज ऑफ करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर -5 एम्पियर डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा? तो 0.2 सेकेंड लगा। तो यहां से ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास -10 अपॉन 0.2 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये एवरेज डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ होता है -L di अपॉन डी टी। और बच्चों यहां पर जो नेगेटिव साइन आता है उसका सिग्निफिकेंस हमें पता है। क्या होता है इसका सिग्निफिकेंस? कि ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस कॉइल में, वो बेसिकली क्या अपोज करता है? द चेंज इन द करंट दैट हैज इंड्यूस्ड इट, है ना, क्योंकि करंट में चेंज हुआ तो फ्लक्स में चेंज आया, जिसकी वजह से ये इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एवरेज डी आई बाई डी टी की वैल्यू हमारे को मिल गई, वो -10 अपॉन 0.2 है। तो यहां पर देखिए सवाल में अपने को क्या दिया था कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.2 वोल्ट था। तो यहां लिख देते हैं 0.2 वोल्ट इज इक्वल टू -L मल्टीप्लाइड बाय -10 अपॉन 0.2, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास L कितना आ जाएगा? L आ जाएगा 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी, है ना। हेनरी में क्यों? क्योंकि सारी चीजें मैंने एसआई यूनिट में रखी है। तो बच्चों हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस इज इक्वल टू 4 मिली हेनरी, है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हमें निकालना है इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों एक आइडिया तो लगा रखा है कि जो इंडक्टेंस होता है ना, बेसिकली इंडक्टेंस के क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास आ गए। एक तो आ गया फाई इज इक्वल टू एल इंटू आई, और एक और आ गया ईएमएफ इज इक्वल टू -L di अपॉन डी टी। तो इन दोनों में से आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं L को निकालने के लिए, है ना। या तो आपको मान लीजिए जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सोलेनॉइड दिया हुआ है, तो आप उसमें करंट I दौड़ा दीजिए। अब या तो आप फ्लक्स निकाल लीजिए कि ओवरऑल फ्लक्स कितना आ रहा है, और उसको करंट से डिवाइड कर दीजिए तो L आ जाएगा। या फिर आप ये चेक कर लीजिए कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है ना, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे -di अपॉन डी टी से, तो वो क्या बन जाएगा? अगेन इंडक्टेंस बन जाएगा। तो यू कैन चूज एनी ऑफ दीज टू मेथड्स। तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग दूसरा वाला मेथड यूज करके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करा जाए। तो देखिए बच्चों क्या करा गया है, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड जिसकी रेडियस क्या मानी गई है? स्मॉल r, जिसके पास स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। साथ ही साथ उसमें हम लोगों ने क्या कर दिया? करंट I उसके थ्रू पास करवा दिया उस सोलेनॉइड के थ्रू। अब ऑब्वियस है ना, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर, जो कि बहुत लॉन्ग हो, μ0 इंटू n इंटू आई, है ना। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, है ना, हर एक टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स हो जाएगा सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस, और चूंकि B कांस्टेंट है तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ वन लूप। तो मैग्नेटिक फील्ड है μ0 इंटू ni, और एक लूप का एरिया है πr²। तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? अगर फाई आ गया तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ईच टर्न, है ना। हर एक टर्न में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? तो हम लोगों ने तो पढ़ रखा है कि ईएमएफ बराबर होता है सिंपली -d∅ बाई डी टी। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों क्या आ जाएगा? μ0 n πr²। ये तो एज इट इज कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ I जो है ना, उसी के तो चेंज होने से सारा खेल यहाँ पर बनेगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? di बाई डी टी, है ना। तो करंट के चेंज होने से क्या होने वाला है? यहाँ पर ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होने वाला है। तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा अपने पास? एज देर आर n इंटू एल टर्न्स, है ना। टोटल मान लीजिए कि हम लोग L लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड की चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर कितने टर्न्स होंगे उस L लेंथ में? n इंटू एल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि n जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और अगर टोटल लेंथ जो है हम लोग L मान रहे हैं ना, जिस लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ दैट सोलेनॉइड, वो हम लोग स्मॉल l ले रहे हैं। तो उस स्मॉल l दूरी तक में कितने टर्न्स आ जाएंगे? n इंटू एल। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर द नेट ईएमएफ अक्रॉस अ लेंथ स्मॉल l, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा E इज इक्वल टू -n इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा का पूरा टर्न,
क्यों? क्योंकि एक टर्न से एसोसिएटेड ईएमएफ है माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस एन इंटू एल इंटू ये पूरा का पूरा टर्न, ये क्या बन जाएगा? सारे के सारे टर्न से मिला करके इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो अब अगर हम लोग कंपेयर कर दें इसे किससे? ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी से, तो हम लोग यहां पर बड़े आराम से देख सकते हैं कि एल की जो वैल्यू है ना, वो कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला? ये हम लोगों ने निकाला सेल्फ इंडक्टेंस किसका? लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड का। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो एल है ना, वो किन पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स। और ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स क्या हो गए? जैसे एन हो गया, आर हो गया, एल हो गया, है ना, इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अ कॉइल और अ सोलेनॉइड मेड फ्रॉम थिक वायर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, है ना। अगर थिक वायर यूज करेंगे तो आपको याद होगा रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए होता है। तो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो वही यहां लिखा है अ कॉइल और अ सोलेनॉइड मेड फ्रॉम थिक वायर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस बट अ कंसिडरेबल सेल्फ इंडक्टेंस, है ना। हम लोगों ने अभी भी सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी देखा। सच एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन आइडियल इंडक्टर एंड इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल, ये रहा, है ना। तो इंडिकेटर, सॉरी, हाँ, ये जो इंडक्टर है ना, उसको हम लोग जो सर्किट है उसमें इंडिकेट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। तो अब तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस का सिंबल देखा, कैपेसिटर का सिंबल देखा और अब फाइनली इंडक्टर का भी सिंबल देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग जैसा कि देखते आ रहे हैं, फैराडेज लॉ में भी देखे थे कि ईएमएफ बराबर माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी था। वहां पर भी जो माइनस साइन है वो हमने देखा था कि वो ऑपोजिंग नेचर की वजह से आ रहा था। लेंजेज लॉ ने इस चीज को और अच्छे से समझाया कि किस तरीके से हम लोग जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देखेंगे और फिर करंट की डायरेक्शन कैसे एनालाइज करेंगे। तो उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग कह सकते हैं कि द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल, है ना, उसका पर्पस क्या होता है? इट ओपोजेस द चेंज इन द करंट दैट हैज इंड्यूस्ड इट, है ना। तो बेसिकली एक इंडक्टर जो है ना, वो क्यों ये ईएमएफ इंड्यूस करता है? क्योंकि वो लगातार एक परिवर्तन फील कर रहा है। और किसका परिवर्तन फील कर रहा है? फ्लक्स का, जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो उसे लड़ाई करने के लिए बेसिकली उसने ये इंड्यूस करा है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द लेंजेज लॉ। इफ द करंट इज इंक्रीजिंग द इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑपोजिट टू द ओरिजिनल करंट, है ना। अगर करंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियस है कि वो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या करेगा? उसको कम करने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के क्या होगी? ऑपोजिट होगी, है ना। तभी तो लड़ाई छिड़ेगी। इफ द करंट इज डिक्रीजिंग, तो बच्चों ये भी उसे अच्छा नहीं लगेगा कि करंट घटकाए को रहा है, तो वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं, मैं दे रहा हूं करंट, तुम बढ़ो, है ना। तो वही यहां पर हो जाएगा कि इफ द करंट इज डिक्रीजिंग द इंड्यूस्ड करंट विल बी अलोंग द ओरिजिनल करंट, ताकि वो उसको सपोर्ट करके मेंटेन करवा सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आ जाते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल में। सवाल है, कंसिडर द सर्किट शोन इन फिगर, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको टुवर्ड्स राइट जो है खींचा जा रहा है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे इसको राइट में खींचेंगे तो रेजिस्टेंस का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो है वो इस सर्किट का हिस्सा बनता चला जाएगा, है ना। तो वही लिखा है, द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट सो दैट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग, है ना। रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है सर्किट का। इट्स वैल्यू एट द इंस्टेंट शोन इज 12 ओम। इस मोमेंट पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 12 ओम। अब यहां पर पूछा है कि विल द करंट बी मोर देन 0.5 एम्पियर और लेस देन इट एट दिस इंस्टेंट। तो चलिए एनालाइज करते हैं। तो बच्चों यहां पर मान लीजिए इंडक्टर नहीं होता, तब तो हम लोग क्या बोल देते कि भाई यहां पर जो बैटरी है उसका ईएमएफ 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 12 ओम है। तो हम लोग सिंपली करंट बोल देते कि वो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट अपॉन 12 एम्पियर, मतलब हाफ एम्पियर, है ना। ये हम लोग बोल देते कि इस मोमेंट पर करंट इतना हो जाएगा। लेकिन यहां पर इंडक्टर है, और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इंडक्टर को क्या नहीं पसंद है? इंडक्टर को परिवर्तन, है ना, परिवर्तन नहीं पसंद है। ठीक है, तो बच्चों इंडक्टर क्या देख रहा है कि अगले मोमेंट पे क्या होगा। अगले मोमेंट पे बच्चों इंडक्टर नजर गड़ाए हुए है कि रेजिस्टेंस अगले मोमेंट पर बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से करंट क्या होने वाला है? कम होने वाला है।
तो ये चीज इंडक्टर को पता है और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से करंट जो है लगातार कम होता जा रहा है। तो ये क्या कोशिश करेगा, ये बेचारा अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि करंट को मेंटेन करवाए, जिसके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि करंट को जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे करंट की डायरेक्शन है ना, तो इसी डायरेक्शन में करंट को मेंटेन करवाने की बेचारा ये कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है यहाँ पर विलेन है। ये क्या कोशिश कर रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ता जाए, और रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट अगले मोमेंट पर कम होना चाहेगा। तो ये बड़ा प्यारा सा जो इंडक्टर है वो कोशिश कर रहा है कि क्या करे, वो करंट को मेंटेन रखे। तो इसीलिए वो यहाँ पर सपोर्टिव बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है ना, वो 6 वोल्ट के साथ देखिए सपोर्ट में आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, वो होता है -LdI/dt। और आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि जो di/dt है ना, वो क्या है, di/dt बेसिकली नेगेटिव है ना, क्योंकि करंट जो है वक्त के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसीलिए माइनस और यहाँ माइनस, तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि ईएमएफ जो है ना, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बड़े आराम से कि चूंकि नेट ईएमएफ जो है वो 6 वोल्ट नहीं है, वो 6 वोल्ट से थोड़ा ज्यादा है, 6+E है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि करंट जो है वो कितना हो जाएगा, 6 प्लस सम ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो कि 12 ओम है। तो ऑब्वियस है कि आई जो है ना, वो क्या होगा, ग्रेटर देन हाफ एम्पियर होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो मैंने -LdI/dt को पॉजिटिव कहा था, उसका रोल देखिए। हम लोग यहाँ पर ना किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट से आगे बढ़ूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 6 वोल्ट। फिर क्या होगा, इंडक्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ आता है वो कितना आता है, -LdI/dt। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, 6 -LdI/dt। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, -I/R इज इक्वल टू 0, क्योंकि घूम के वहीं पर आ गए ना। तो यहां से देखिए हमारे पास I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा यहां से हमारे पास, देखिए 6 माइनस है ना, यहां पर लिख देंगे 6 -LdI/dt डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और हमें पता है कि ये जो di/dt है ना, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये कैसा है, ये नेगेटिव है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है वो 6 से बड़ा है और रेजिस्टेंस जो है वो एग्जैक्टली 12 है। तो इसीलिए करंट जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन हाफ एम्पियर। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, वही सॉल्यूशन यहां पर मेंशन्ड है कि एज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज बीइंग पुल्ड, द करंट इन द सर्किट चेंजेस एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू कितना, -LdI/dt इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर। तो उस वजह से जो नेट ईएमएफ इन द सर्किट है वो कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट -LdI/dt, और जिसकी वजह से करंट कितना आ जाएगा, 6 वोल्ट -LdI/dt अपॉन 12 ओम एट द इंस्टेंट शोन। नाउ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, जिसकी वजह से मैंने बताया था कि di/dt नेगेटिव होगा। इसलिए न्यूमरेटर जो है वो क्या हो गया, 6 से बड़ा हो गया, और इसीलिए जो वैल्यू है ना, वो क्या आ रही है, 0.5 से ज्यादा आ रही है ना, ग्रेटर देन 0.5 एम्पियर। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर की। तो जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में एक इंडक्टर है, और ये किसी सर्किट का हिस्सा है सच दैट कि जो ए से बी जाने वाला करंट है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो अगर करंट बढ़ रहा है तो ये इंडक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, तो ये एक ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करना चालू कर देगा जो कि क्या करेगी, इस करंट को अपोज करेगी। तो इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो बैटरी है ना, वो किस तरीके की यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो ये जो बैटरी है ये इस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करना चाहेगी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजेस दिस इंक्रीज, है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, VA, फिर हम लोग आगे बढ़े -LdI/dt, है ना, इज इक्वल टू VB, है ना। जैसे कि हम लोग नहीं लिखते थे कि मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक बैटरी होती थी, यहां पर एक रेजिस्टेंस होता था, तो हम लोग A से B जाने के लिए क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे VA। फिर यहां पर जैसे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो देखते थे कि इंक्रीमेंट हो रहा है पोटेंशियल का, तो हम लोग लिख देते थे +E।
फिर देखते थे कि करंट मान लीजिए इस तरीके से है तो हम लोग लिखते थे माइनस आई इंटू रेजिस्टेंस, यहाँ पर लेटर से आर है। तो अब ये सारी चीज होने की वजह से अब जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, वीबी हो गया। तो उसी तरीके की एक इक्वेशन मैंने यहां पर लिखी है कि पहले पोटेंशियल क्या था, वीए था। अब यहां पर हम लोग जैसे ही आगे बढ़े तो यहां पर देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है और वो कितने का, माइनस एल डी आई बाई डी टी का, मतलब वट एवर इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड ओवर हियर। तो उसकी वजह से अब बी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई कैलकुलेशन की बात, है ना। अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंडक्टर है वो बिहेव कैसी बैटरी की तरह कर रहा है, कुछ इस तरीके से, सच दैट कि ए की तरफ लगा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल और बी की तरफ लगा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो ए से जब हम लोग बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो बीच में एक ऐसी बैटरी आ रही है जिसके अक्रॉस हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसका क्वाइट ऑब्वियस मतलब है कि बी का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कंपेयर टू ए। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से ये कैसे आ रहा है। हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि करंट जो है वो वक्त के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग करंट है। इसका मतलब ये जो टर्म है ये कैसा है, पॉजिटिव। तो देख पा रहे हैं आप कि वीबी जो है वो क्या है, वीए से तो छोटा है ना। और छोटा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम लोग ए से आगे बढ़े तो यहां पर एक ऐसी बैटरी दिखाई दे रही है जिसके अक्रॉस हम लोग बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले डायग्राम की, है ना। जैसे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट यहां पर ए से बी फ्लो कर रहा है और यहां पर करंट वक्त के साथ दिया हुआ है सवाल में कि घट रहा है। तो ये भी इस इंडक्टर को अच्छा नहीं लगेगा, तो ये बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मदद करूंगा। तो ये मदद करने के लिए यहां पर एक ईएमएफ इंड्यूस करवाता है जो कि क्या है, कैसा है, जो कि चेंज को अपोज कर रहा है ना। और जो कि क्या मेक श्योर करेगा कि करंट घटनी नहीं चाहिए। वो देख रहा है कि करंट घट रही है तो वो बोलेगा नहीं, घटने नहीं देंगे। तो वो अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि वो करंट को क्या करे, वापस से बढ़ाए, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बिना फॉर्मूला लगाए कि यहां पर जो बैटरी बनेगी है ना, एक इमेजिनरी बैटरी यहां पर हम लोग दिखा सकते हैं जिसका रोल क्या होगा, करंट को हेल्प करना। तो अब आते हैं फॉर्मूले पर। हम लोग तो ये लिख ही सकते हैं कि वी ए, फिर जैसे ही इंडक्टर दिखा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो हम लोग लिख देंगे वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बी। और इस बार हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस बार क्या होगा, इस बार यहां पर ए से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, लोअर टर्मिनल है ना। लोअर पोटेंशियल से हम लोग हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, मतलब बी का पोटेंशियल इस बार ज्यादा आना चाहिए। तो देखते हैं इक्वेशन से आ रहा है कि नहीं, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि डी आई बाई डी टी जो है वो नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है, बाहर भी नेगेटिव है, मतलब वीए में कुछ ऐड हो रहा है। तो वीए में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो इसका मतलब वीबी क्या है, वीबी इज ग्रेटर देन वीए, है ना। और यही तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था बिना कोई फॉर्मूला लगाए भी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं बच्चों आप दोनों ही तरीके समझे, एक तो इक्वेशन बना करके कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, और दूसरा कि आपको तुरंत दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए कि कैसी बैटरी की तरह ये इंडक्टर बच्चों इस समय बिहेव करने वाला है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है ना। इन दोनों को मान लीजिए हम लोग एक दूसरे से दूर ले जाते थे तो क्या होता था, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती थी। आपको याद होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, के क्यू माइनस क्यू अपॉन आर, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नेगेटिव होती थी। और अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि आर अगर बढ़ेगा, है ना, जैसे जैसे ये जो स्मॉल आर है ये बढ़ेगा, वैसे वैसे जो डिनोमिनेटर है ना, वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से न्यूमरेटर जो है ना, ओवरऑल अगर माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो न्यूमरेटर जो है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन माइनस साइन की वजह से क्या हो रहा है, ये वापस से बढ़ रहा है ना। तो वही हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग क्यू और माइनस क्यू को दूर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, वो बढ़ने लगती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि हम लोग इन दोनों को पास आने दें, है ना। तो जितना ज्यादा ये दोनों दूर रहते हैं उतना ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड रहती है ना। हम लोगों ने ये देख रखा है कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वही यहां लिखा है कि वी गेट इट बैक फ्रॉम द फील्ड बाय लेटिंग द पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर अगेन। इन द सेम वे
वी से एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अब नई तरीके की एनर्जी की बात करेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होगी। बट नाउ वी डील विथ करंट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस को तो हम लोगों ने काफी एनालाइज कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब हम लोग बात करेंगे किसके थ्रू, करंट के थ्रू। तो बच्चों मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट है ना, किसी टी टाइम की बात कर रहे हैं। और अगर हम लोग किसी टी टाइम की बात करें तो यहां पर हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए कि करंट की वैल्यू आई है और इस तरीके से ना करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज सेंस में, और मान लीजिए हम लोग इस पॉइंट से चलना चालू कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इनकाउंटर करेंगे इस बैटरी को। तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जा रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे, प्लस ई, है ना। ईएमएफ ई का मुनाफा हुआ है यहाँ पर। फिर हम लोग करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस बढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि करंट के अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस के थ्रू बढ़ेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ पर लो पोटेंशियल होगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, और कितने का, माइनस आई इंटू आर का। उसके बाद इंडक्टर दिखा तो हम लोग समझ गए क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। और दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि वापस से घूम करके वहीं पर आ गए। तो आप देखिए यहां पर हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है ना। अब जरा इसको आप एनालाइज करिए, और एक काम यहां पर करते हैं कि मैं इसे लिख देता हूं ई माइनस आई इंटू आर इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। इस तरीके से तो हम लोग लिख ही सकते हैं। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को आई से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए क्या यहां पर मजेदार चीज हो जाएगी। ये हो जाएगा ई इंटू आई, अगला टर्म बन जाएगा माइनस आई स्क्वायर इंटू आर, और ये क्या बन जाएगा, एल आई डी आई अपॉन डी टी, है ना। तो अब इस टर्म को बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जस्ट जो पहला टर्म है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ई इंटू आई, इसका रोल बेसिकली क्या हो गया। तो आप देखिए यहां पर कि ये जो बैटरी है ना, इसका ईएमएफ ई है, और अगर इसके थ्रू आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये पावर सप्लाइड बाय द बैटरी है ना। आपको याद होगा पावर बराबर V इंटू आई होता था ना, तो वही चीज तो यहां पर भी है। पावर बराबर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंटू आई, मतलब कि ये है पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, ठीक है। अब ये दूसरा टर्म क्या है, ये जो टर्म है ये हीट में डिसिपेशन, है ना, कि वो जिस रेट से, है ना, रेजिस्टेंस के थ्रू क्या हो रहा है, एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये वाला टर्म हो गया पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी, ये हो गया किस रेट से हीट में जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है। तो ये पावर बाय द बैटरी है, पावर डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एनर्जी पूरे सर्किट को सप्लाई कौन कर रहा है, ये बैटरी कर रहा है। उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो हीट के फॉर्म में गायब हो जा रहा है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, वो क्या हो गया, वो ये वाला टर्म हो गया एल आई डी आई बाई डी टी। अब आप ऐसे सोचिए कि आपकी जेब में थे 100 रुपए, है ना, आपकी जेब में 100 रुपए थे, उसमें से आपने 20 रुपए खर्च कर दिए किसी जगह, तो जो बच गया वो क्या है, वो आपकी सेविंग है। तो वही यहां पर है कि अगर आपको मिले, है ना, आपको किस रेट से एनर्जी मिल रही है, ई आई, अब उसमें से आप आई स्क्वायर आर रेट से एनर्जी को डिसिपेट कर दे रहे हैं, तो जो बच रहा है वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है यहाँ पर कि किस रेट से एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही है ना। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं कि ये एल आई डी आई बाई डी टी, ये बेसिकली क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास कि किस रेट से एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो बच्चों इसी चीज को एनालाइज करने का एक और तरीका हो जाएगा, और वो ऐसे कि हम लोग ई आई डी टी माइनस आई स्क्वायर आर इंटू डी टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एल आई डी आई। मतलब कि ये वाला जो टर्म हो गया, ये क्या हो गया कि डी टी टाइम में कितना वर्क डन करी है बैटरी, है ना, और ये क्या हो गया, डी टी टाइम में कितनी हीट जो है वो डिसिपेट हुई है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि डी टी टाइम में, है ना, डी टी टाइम में जो है कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई है इन द इंडक्टर, है ना। तो अब अगर मैं एक काम करूं, ये तो डी टी टाइम की एनर्जी है, तो इसे मैं लिख देता हूं डी यू। तो डी यू बराबर हो जाएगा एल आई डी आई, है ना। तो अब मैं एक काम करता हूं, इसे इंटीग्रेट करता हूं। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ आई डी आई जो है वो क्या बन जाएगा,
वो बन जाएगा आई स्क्वायर अपॉन 2 और एल तो कांस्टेंट है, तो यू बराबर आ गया हाफ एल आई स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो ये जो हाफ एल आई स्क्वायर वाला टर्म है ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज द करंट इन इट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू आई, क्योंकि यहां पर मैंने लिमिट एक तरीके से क्या ली है, 0 से लेकर के आई ली है ना। तो बच्चों यहां पर हम लोग एक चीज एनालाइज कर सकते हैं कि जब आई की वैल्यू 0 है ना, जब आई की वैल्यू 0 है तो उस समय एनर्जी स्टोर्ड भी कितना है, एनर्जी स्टोर्ड भी 0 है। तो जब एनर्जी 0 होगी है ना, तो उस समय हम लोग समझ पा रहे हैं कि कौन सी कंडीशन होगी, जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी कैसे हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, अगर कोई इंडक्टर है ना, अगर कोई इंडक्टर है और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन की तरह, एक फॉर्मूले की तरह आप याद रख सकते हैं, और इसी को रिजेंबल करता हुआ फॉर्मूला देखिए हम लोगों ने देख रखा है कैपेसिटर में भी। वहां पर U बराबर क्या आता था, U बराबर आता था हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। उसी तरीके से यहां पर U बराबर क्या आ गया, हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों इस बात को आप नोट कर सकते हैं, मैंने यहां लिख दिया है कि ये U बराबर हाफ एल आई स्क्वायर क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर कैरिंग अ करंट I। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा बच्चों हम लोगों ने कैपेसिटर में करा भी था कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर जो वैल्यू आई थी वो आई थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। और ये हम लोगों ने डिराइव कैसे करा था, तो हम लोगों ने पहले तो ढूंढा था एक ऐसा सोर्स जहां पर हमारे को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सके। तो उसके लिए हम लोगों ने सहारा लिया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना। वहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो वहां पर हम लोगों ने एनर्जी निकाला और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया था, तो वो हमारे लिए क्या बन गया था, एनर्जी डेंसिटी। तो उसी तरीके से बच्चों यहां पर भी हम लोग काम करेंगे। तो देखते हैं क्या है, कंसिडर अ लेंथ स्मॉल एल नियर द मिडल ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए कैरिंग करंट आई। मतलब हम लोग एक लॉन्ग सोलेनॉइड ले रहे हैं और उसमें भी वेल विद इन रह रहे हैं, ताकि हमारे को फ्रिंजिंग इफेक्ट वगैरह से कोई भी परेशानी ना हो। तो अब देखिए वहां पर करंट जो है वो आई है, तो अब इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वॉल्यूम एसोसिएटेड विद दिस लेंथ कितना हो जाएगा, ए इंटू एल। लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वॉल्यूम जो है वो तो आ गया ए इंटू एल। अब एनर्जी जो है ना, द एनर्जी यू बी स्टोर्ड बाय द लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड मस्ट लाई एंटायरली विद इन दिस वॉल्यूम। और ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर ही है ना हम लोग फील्ड मानते हैं, बाहर जो फील्ड है वो तो एकदम नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू व्हाट द फील्ड इज इनसाइड द सोलेनॉइड। तो वही यहां लिखा है द एनर्जी यू बी स्टोर्ड बाय द लेंथ एल ऑफ द सोलेनॉइड मस्ट लाई एंटायरली विद इन दिस वॉल्यूम because the magnetic field outside such a solenoid is approximately zero. Moreover, the stored energy must be uniformly distributed within the solenoid because the magnetic field is approximately uniform everywhere inside. है ना, ये हम लोगों ने देख भी रखा है सोलेनॉइड के केस में कि अगर लॉन्ग लेते हैं है ना, और साथ ही साथ जो उसका ट्रांसवर्स डायमेंशन है वो क्या हो, बहुत कम हो एज कंपेयर टू जो उसकी लेंथ है, तो उस केस में अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो यूनिफॉर्म है एवरीवेयर, है ना। अब आप देखिए कि अगर मैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड निकालूं तो मैं क्या बोल दूंगा, स्मॉल यू बी इज इक्वल टू कैपिटल यू बी अपॉन ए इंटू एल, है ना, यही तो हम लोग कह देंगे। अब यू बी जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, है ना। एनर्जी जो है स्टोर्ड इनसाइड एन इंडक्टर वो हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, यू बी आ गया एल आई स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ए इंटू एल, जिसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2a, जहां पर एल क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एल जो है वो उस स्मॉलर लेंथ ऑफ द इंडक्टर है ना, उसका इंडक्टेंस है। ठीक है, अब बच्चों आपको ध्यान होगा कि जो इंडक्टेंस है ना, वो कितना हम लोगों ने निकाला था, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहां पर जो पाई आर स्क्वायर है वो बेसिकली क्या है, वही तो कैपिटल ए है, एरिया है ना। तो यहां से देखिए अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो स्मॉल यू बी है ना, एनर्जी डेंसिटी वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, मैं इसे एरिया लिख दूंगा, है ना। तो कैपिटल ए इंटू स्मॉल एल,
इंटू आई स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय कितने से, स्मॉल एल मल्टीप्लाइड बाय ट्वाइस ऑफ एरिया। तो यहां से स्मॉल एल गायब, कैपिटल ए गायब, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, आइए देखते हैं। यूबी हमारे पास आ गया, है ना, स्मॉल यूबी है, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट एन इंटू आई, है ना, म्यू नॉट एन इंटू आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। मैंने इस तरीके से क्यों लिखा म्यू नॉट एन आई का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ये बेसिकली जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर है ना, ये वो बन गया। तो बेसिकली ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि स्मॉल यूबी, है ना, एनर्जी डेंसिटी, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, जो किसको रिजेंबल कर रहा है, दिस इज सिमिलर, है ना, दिस इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, जो कि आती थी कितनी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर कि देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये हम लोगों ने निकाल लिया एनर्जी डेंसिटी इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों ऑल्दो हम लोगों ने ये डिराइव करा है किसके माध्यम से, सोलेनॉइड के माध्यम से, लेकिन बेसिकली सोलेनॉइड के अंदर थी क्या, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये एप्लीकेबल हर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, और अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां पर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन करा था कब, कैपेसिटर के केस में। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम एरोडो। द क्वेश्चन सेज फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ अ केबल consisting of two thin-walled coaxial metallic cylinders if the radius of the outside cylinder is eta equal to 3.6 times that of the inside one. The permeability of a medium between the cylinders is assumed to be equal to unity. तो बेसिकली बच्चों अपने को सवाल में क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द इंडक्टेंस, है ना, और किसका, हमारे पास एक बहुत लॉन्ग केबल दे रखा है पर उसके सिर्फ यूनिट लेंथ का, है ना, अपने को इंडक्टेंस निकालना था। और वो कैसा केबल है, इट कंसिस्ट्स ऑफ टू थिन वॉल्ड कोएक्सियल मेटालिक सिलेंडर्स, है ना, ये दोनों जो है मेटालिक सिलेंडर्स है। अब देखिए रेडियस जो है, इनर रेडियस मैंने ए मान लिया है और जो आउटर रेडियस है उसको मैंने बी मान लिया है, एंड आई नो कि बी जो है वो क्या है, वो 3.6 टाइम्स ए है ना, बी जो है वो 3.6 टाइम्स ए है ना, यही ईटा की वैल्यू दे रखी है। तो अब देखिए यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम वो भी अपने को क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो मतलब कि यहां पर, है ना, हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम कि मैंने जो अंदर वाला, है ना, मेटालिक सिलेंडर है उसमें मैंने करंट आई दौड़ा दिया। तो अब करंट आई अगर यहां पर मैं फ्लो करवा रहा हूं इस तरीके से, है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं यहां पर कि क्या होगा, यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो डेवलप होगी। और एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखेगी उसको एनालाइज करने के लिए आइए ये जो दूसरा डायग्राम है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो रेडियल डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और वहां से मैं डी आर थिकनेस पर गया। तो ये आप ओरिजिनल डायग्राम को देखिए, यहां पर से हम लोग देख सकते हैं कि मैं सेंटर से, है ना, सेंट्रल एक्सिस से स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर गया, सच दैट कि स्मॉल आर जो है वो क्या है, स्मॉल ए से ज्यादा है ना। वहां से मैं कितना आगे गया, डी आर डिस्टेंस आगे गया, और उस जगह जा करके, है ना, मैंने एक यूनिट लेंथ का, है ना, यूनिट लेंथ की हाइट का मैंने क्या सिलेक्ट करा, एक सिलेंड्रिकल रीजन सिलेक्ट करा है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ का अगर इस्तेमाल करें, है ना, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं टॉप व्यू देखूं, है ना, टॉप व्यू अगर देखूं तो मुझे ये दिख रहा है कि मेरी तरफ करंट आता वो मुझे नजर आ रहा है ना। और मैंने यहां पर जो एम्पीरियन लूप बनाया है ना, वो जो एम्पीरियन लूप है वो बेसिकली ये रहा, ये मेरे लिए एम्पीरियन लूप है जिसकी रेडियस कितनी मैंने चुनी है, जिसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर चुनी है, ठीक है। तो अब आप जब ऊपर से एनालाइज कर रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा, आइए मैं एक बार डायग्राम के थ्रू दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों ये मैंने टॉप व्यू दिखाया है, हमारे को ऊपर से देखने पर लगेगा कि कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, है ना, यहां पर करंट आई दिखेगा, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट ओवरऑल मैंने मिलाकर के कितना माना है, आई माना है। तो अगर हम लोग यहां पर क्या लगा दें, एम्पियर सर्किटल लॉ, तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि अगर ऊपर से देखें तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल अगर मैं करूं
तो वो म्यू नॉट इंटू आई के बराबर आना चाहिए। और मैंने रेडियल डिस्टेंस कितनी मानी है, स्मॉल आर, तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट इंटू आई अपॉन टू पाई आर, है ना। तो बच्चों वही देखिए मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां पर इस तरीके से शो करी गई है कि हमारे को ये समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से देखने पर काउंटर क्लॉकवाइज थी, है ना। तो यहां से ये बाहर निकलती हुई नजर आ रही है डॉट से, और यहां पर क्रॉस साइन बता रहा है कि ये इधर अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है ना, जिसकी थिकनेस कितनी है, डी आर। ऑलराइट, तो बच्चों हमारे को ये जरूर समझ में आ रहा है कि अलग अलग रेडियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आएगी, लेकिन स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस से अगर हम लोग डी आर थिकनेस आगे जा रहे हैं ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस रीजन में, है ना, इस पूरे रीजन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या मान सकते हैं, वो यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड का मान सकते हैं। तो आप देखिए मेरे को क्या मिल गया, मेरे को एक वॉल्यूम मिल गया जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस डी आर है ना। और हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि उसकी जो क्रॉस सेक्शनल, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना होगा, डी आर मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना, क्योंकि हम लोगों ने 1 यूनिट लेंथ का ही हाइट माना था, ठीक है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 1 इंटू डी आर मतलब डी आर हो जा रहा है, और ये जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिकली 2 पाई आर। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम डीवी बराबर कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 1 इंटू डी आर मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो अब ये dv मेरे पास आ गया। अब मुझे पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो मैं एनर्जी डेंसिटी की मदद से क्या निकाल सकता हूं कि इस रीजन में एनर्जी कितनी ट्रैप्ड है ना। तो यहां पर मैं जानता हूं कि स्मॉल यूबी मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी वो कितनी होती है, वो होती है बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट। क्लियर है ये बात। और यूबी को मैं और क्या लिख सकता हूं, डी यू अपॉन डीवी, है ना, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और डीवी मुझे पता है कि वो 2 पाई आर इंटू डी आर है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बच्चों कैलकुलेशन चालू करें तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई डीवी, है ना। तो यहां से देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, डी यू इज इक्वल टू बी हमने निकाल रखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, इसका कर देंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय डीवी। डीवी हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ हमारे को इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा अपने पास, इंटीग्रेट करने पर अपने पास एक्चुअली आ जाएगा टोटल एनर्जी जो ए रेडियस से बी रेडियस तक है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मेरा मोटिव ये है कि एक बार जब मेरे पास एनर्जी आ जाएगी ना, तो उसको मैं हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर करके एल ढूंढ लूंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर हम लोग कार्यक्रम चालू करते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डी यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, एक 2 पाई आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बच जाएगा सिर्फ 2 पाई आर, और बाहर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 म्यू नॉट, और एक डी आर भी आ जाएगा। तो यहां से एक म्यू नॉट तो यहां से भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। क्लियर है यहां तक। इसके अलावा बच्चों यहां पर जो डी आर था वो तो आएगा ही। तो अब चलिए इसे हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या रखेंगे, यहां पर आर की लिमिट रखेंगे ए से लेकर के बी तक, है ना। मैंने रेडियस ए से बी माना है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें टोटल एनर्जी दे देगा। तो यहां से देखिए यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे को ये समझ में आ रहा है कि म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये तो कॉन्स्टेंट्स है तो ये बाहर आ गए। डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, और उसमें लिमिट बी ए से बी भरेंगे तो ये बन जाएगा एल एन ऑफ बी अपॉन ए, है ना। एल एन बी माइनस एल एन ए विल बी इक्वल टू एल एन ऑफ बी अपॉन ए। अब क्या कर देंगे, इसको हम लोग बराबर कर देंगे किसके, हाफ एल आई स्क्वायर के। तो देखिए यहां से क्या क्या चीजें गायब होंगी, आई स्क्वायर को तो कटना ही था क्योंकि जो इंडक्टेंस है वो आई पे तो डिपेंड कर नहीं सकता है। फिर 2 2s are 4, तो यहां से देखिए अपने पास एल की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई एल एन ऑफ बी अपॉन ए, है ना। और यही बच्चों क्या हो जाएगा
हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ना। ये टोटल इंडक्टेंस जो सेल्फ इंडक्टेंस है इस सिलेंडर की, है ना, जिसमें कि क्या थे, दो अलग अलग रेडियस के सिलेंडर थे, वो हमारे को मिल गया। तो अब यहां पर हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे कि एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए, तो बेसिकली ईटा था, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन ऑफ ईटा, है ना। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल देखते हैं। सवाल है, फाइंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, its inner and outer radii are R1 and R2 and H is the height of the toroid. The number of turns are capital N. तो देखिए यहाँ पर टोरॉइड को काट करके दिखाया गया है ताकि हमें अंदर कैसा दिखेगा वो दिखे, है ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो हाइट है वो H है और इनर रेडियस जो है वो बेसिकली R1 है और जो आउटर रेडियस है वो R2 है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है कितने, कैपिटल N. तो हमें इस सिस्टम का क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखिए कभी भी अपने को सेल्फ इंडक्टेंस निकालना होता है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करंट आई दे देते हैं, जिसकी मदद से क्या हो, अंदर पहले तो फील्ड क्रिएट हो, है ना। तो चलिए इसे हम लोग अगर करंट आई दे देंगे तो हमें पता है कि अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग रेडियल डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अलग अलग आएगी, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं किसी आर रेडियल डिस्टेंस पर जाकर के वहां से डी आर डिस्टेंस आगे जा रहा हूं। तो अब मैं ये पता करूंगा कि आखिर इस आर रेडियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड आखिर है कितनी। ठीक है, तो बच्चों मैं किसी स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर यहाँ पर एम्पीरियन लूप बना रहा हूं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि n टाइम्स, है ना, जितने नंबर ऑफ लूप्स हैं उतने टाइम्स इस सर्किट को क्या किया जा रहा है, इस लूप को क्या किया जा रहा है, पियर्स किया जा रहा है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पर इंटीग्रल ऑफ, है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, है ना। तो अब किसी आर रेडियल डिस्टेंस पर हर जगह बी तो सेम रहेगा, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो यहां से b देखिए कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई इंटू आर, है ना। तो अलग अलग रेडियल डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगी। इसीलिए देखिए मैं इस बार क्या करने का सोच रहा हूं कि किसी स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर जाकर के वहां से डी आर डिस्टेंस और आगे चला जाऊं, है ना। तो अब मैं इस एलिमेंट, है ना, ये जो मेरे को दिख रहा है कि h हाइट और डी आर थिकनेस का एक यहाँ पर क्या है, एलिमेंट है। तो अगर बेसिकली मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर, है ना, सिर्फ एक लूप को यहाँ पर इमेजिन करूँ, ऐसे कितने लूप्स है यहाँ पर बच्चों, n लूप्स है। तो अगर मैं किसी एक लूप को यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ तो मैं उससे एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। तो फ्लक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि जैसे इस पर्टिकुलर स्ट्रिप की अगर बात करें ना, ये वाले की, तो यहाँ पर मैं डी फाई कितना बोल सकता हूँ, वो मैं बोल दूंगा मैग्नेटिक फील्ड इस जगह की मल्टीप्लाइड बाय एरिया, और एरिया कितना हो जाएगा, एच इंटू डी आर। तो चलिए वो कैलकुलेशन हम लोग अलग से करते हैं। डी फाई इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी इंटू एच इंटू डी आर, है ना। और यहाँ पर मैंने बी कितना हासिल किया है, डी फाई बराबर हो जाएगा, बी यहाँ पर है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर और मल्टीप्लाई कर देंगे एच डी आर से, है ना। तो अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा किसी एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स। और आर की लिमिट बच्चों ध्यान से भरेंगे हम लोग, आर की लिमिट देखिए हमारे को क्या भरनी चाहिए, R1 से R2 तक, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट भर देंगे R1 से R2 तक। तो ये कितना आ जाएगा, फाई एसोसिएटेड विथ वन लूप, वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू आई इंटू एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, और ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन एल एन आर, और लिमिट भरने पर ये बन जाएगा एल एन ऑफ R2 अपॉन R1। तो ये तो एक लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स है। अब सारे के सारे लूप से एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, n इंटू फाई वन, है ना, ये फाई टोटल आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू कितना कर देंगे, i इंटू एच अपॉन 2 पाई एल एन ऑफ
R2 अपॉन R1। और हमें पता है कि नेट फ्लक्स जो है ना, वो किसके बराबर होता है, L इंटू आई के। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एच अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई ln ऑफ R2 अपॉन R1। तो यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, है ना। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेल्फ इंडक्टेंस। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो बड़ा आसान सा है। द फिगर शोज अ पार्ट ऑफ द कंप्लीट सर्किट एट द इंस्टेंट शोन द करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट अ रेट 2 into 10 to the power 3 ampere per second. Find the potential difference between A and B and the energy stored in magnetic field at this instant. तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा सवाल है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन है B से A की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, मैं B से A की तरफ खुद भी जाऊंगा और एनालिसिस करते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि करंट जो है वो क्या हो रहा है, करंट जो है वो लगातार कम हो रहा है। तो ये बात किसे अच्छी नहीं लगेगी, इंडक्टर को। तो वो क्या करना चाहेगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसकी मदद करना चाहेगा। तो वो बेसिकली इस तरीके के एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और ये जो ईएमएफ होगा है ना, ये जो ईएमएफ है वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। बेसिकली इस मैग्नीट्यूड का यहाँ पर बैटरी बन जाएगा, ठीक है। तो अब तो बहुत आसान हो गया सवाल। हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, बी से ए की तरफ बढ़ते हैं, तो हम लोग लिखेंगे VB, फिर क्या लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं रेजिस्टेंस के अलोंग, तो लिखेंगे VB माइनस I इंटू आर, है ना। तो I मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस 2 है। फिर क्या लिखेंगे, अब हम लोग देख पा रहे हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो ये बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, प्लस मॉड ऑफ L डी आई अपॉन डी टी, है ना। उसके बाद क्या होगा, अगेन माइनस 5 इंटू आई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं ना बैटरी के अक्रॉस, तो इस बार घटेगा -15, फिर -3 इंटू आई, और फिर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कि बढ़ेगा 12 इज इक्वल टू VA आ गया, है ना। तो अब बस वैल्यू पुट कर रही है ना। तो यहाँ पर हम लोगों से देखिए पूछा क्या गया था, हम लोगों से पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो हम लोगों को निकालना है VA माइनस VB, है ना। तो वो कितना आ जाएगा, सबसे पहले आप देखिए कि ये आ जाएगा माइनस ऑफ आई, हमारे को कितना दिया हुआ था, देखिए आई हमारे को दिया हुआ था 2 एम्पियर। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा 2 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, फिर प्लस, अब क्या यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है हमारे को, एल देखिए दे रखा है 1 मिली हेनरी, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 1000, और डी आई बाई डी टी वो दे रखा है अपने को कितना, डी आई बाई डी टी दे रखा है देखिए -2000, है ना। तो यहाँ लिख देंगे -2000, ठीक है, और इसका लेना है मॉड। फिर क्या आ जाएगा देखिए, फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -5i और -3i, मतलब -8 इंटू आई, और i जो है वो तो 2 है, उसमें कितना घटाना है 15 और जोड़ना है 12, मतलब ये हो जाएगा -3, है ना। तो यहाँ से देखिए VA माइनस VB वो कितना आ जा रहा है, ये तो हो गया -2 का मॉड 2, तो ये बन जाएगा -4 + 2 -16 -3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं, ये हो जाएगा 16 और 4 20 23 और इधर 2, तो ये हो गया -21 वोल्ट्स। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों अपने से ये भी पूछा गया था कि बताइए एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला पता है, वो तो होता है हाफ LI², है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली U बराबर कितना लिख देंगे, हाफ इंटू L इंटू I², तो ये बन जाएगा हाफ, और L की वैल्यू कितनी थी, आइए देख लेते हैं। L की वैल्यू थी 1 मिली हेनरी, है ना। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय I का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली देखिए 2 और इधर 2, तो ये बन गया 2 और ये हो गया मिली जूल, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 2 मिली जूल। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इन द गिवन सर्किट I1 is equal to 10 e to the power minus 2t ampere, I2 is equal to 4 ampere and VC is equal to 3 e to the power minus 2t volt. Find the value of IL and VL and VAC. तो चलिए यहाँ पर हमारे पास एक डायग्राम है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट, है ना, और यहाँ पर हमारे को वेरियस एलिमेंट्स दे रखे हैं।
तो अब हम लोगों को IL, VL और VAC निकालना है। तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने को VC तो दे ही रखा है ना। VC का मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, Q बराबर होता है C इंटू VC। तो यहां से हम लोग Q निकाल सकते हैं, मतलब चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो Q बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 फैरेड दिया हुआ है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t। तो यहां से Q कितना आ गया, Q आ गया हमारे पास 6 ई टू द पावर माइनस 2t। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा। तो dq अपॉन dt जो है वो देखिए क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है -12 ई टू द पावर माइनस 2t। इसका मतलब dq बाई dt वो क्या है, नेगेटिव है ना। dq बाई dt जो है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब जो चार्ज है वो बेसिकली क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। चार्ज Q जो है इस कैपेसिटर पर वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि इस कैपेसिटर को न्यूट्रलाइज करने की टेंडेंसी है। तो इसका मतलब इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट के पास करंट आ रहा होगा, है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो इसका मतलब IC जो है वो मैं इस तरीके से यहाँ पर दिखा सकता हूँ। तो IC मैं कितना बोल दूंगा, IC क्या है, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है ना। तो वो मैं लिख दूंगा 12 ई टू द पावर माइनस 2t। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर जंक्शन को एनालाइज करें, है ना, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दो तरफ से करंट आ रहा है, फिर दो तरफ करंट जा रहा है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू IC प्लस IL, है ना। तो यहां पर I1 जो है वो अपने को दिया हुआ है, वो कितना है 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t। उसमें फिर क्या ऐड करेंगे, I2 ऐड करेंगे जो कि कांस्टेंट है और वो 4 एम्पियर है। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा, IC जो कि हमने अभी भी निकाला 12 ई टू द पावर माइनस 12t। और उसमें क्या ऐड कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम लोग IL। ठीक है, तो IL बेसिकली अपने को निकालना था, है ना। यहां पर देखिए IL अपने को चाहिए था। तो IL की वैल्यू कितनी आ गई, IL जो है वो आ गया 4 माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 2t। तो बच्चों यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि IL जो है वो कैसे आ गया, यहां पर 12 ई टू द पावर माइनस 2t था, वो इधर लेफ्ट साइड चला गया, जो कि क्या बन गया 10 इंटू ई टू द पावर माइनस 2t से सब्ट्रैक्ट होकर के वो बन गया -2 ई टू द पावर माइनस 2t। तो हमारे पास देखिए एक तो जवाब आ गया है ना, IL जो है वो तो हमारे पास आ गया, और वो कितना आया 4 माइनस 2 टाइम्स ई टू द पावर माइनस 2t। अब बच्चों अगर हमारे पास IL आ ही गया तो हम लोग VL निकाल सकते हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, VL वो क्या हो जाएगा -L DIL अपॉन dt, है ना। तो यहां से अपने पास VL कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय, अब DIL बाई dt करना है ना। तो DIL बाई dt कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं, DIL अपॉन dt ये हो जाएगा -2 नीचे उतर करके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 ई टू द पावर माइनस 2t। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 ई टू द पावर माइनस 2t। तो हमारे पास VL कितना आ गया, वो आ गया -16 ई टू द पावर माइनस 2t। तो बच्चों जो हमारे पास VL बराबर कितना आ रहा है, -16 ई टू द पावर माइनस 2t। इसको चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि IL बराबर कितना है 4 माइनस 2 अपॉन ई टू द पावर 2t, है ना। इस तरीके से भी तो इस टर्म को लिख सकते हैं। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, डेनोमिनेटर जो है वो बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे डेनोमिनेटर बढ़ेगा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या होगा, ये कम होगा। और अगर ये कम होगा तो IL जो है वो क्या होता जा रहा है, इसका मतलब बढ़ता जा रहा है ना। तो IL अगर बढ़ता जा रहा है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये इंडक्टर को अच्छा नहीं लगेगा। तो ये कैसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ये कुछ ऐसे बैटरी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और इस केस में हम लोग समझ सकते हैं कि EMF, है ना, यहाँ पर जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 अपॉन ई टू द पावर 2t, है ना। ये बेसिकली EMF की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा बच्चों अपने को VAC भी निकालना था, जो कि बहुत आसान हो जाएगा निकालना, क्योंकि अगर मैं A से C की तरफ बढ़ूं तो मैं क्या बोलूंगा, VA, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं करंट के अलोंग
है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, कितने का ड्रॉप आएगा, -2I1 का। फिर हम लोग आगे गए और यहाँ देखें कि इस बार हम लोग करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस बार पोटेंशियल बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा, +3I2 से, और दिस विल बिकम VC, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास VA माइनस VC वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है ट्वाइस ऑफ I1 माइनस थ्राइस ऑफ I2। तो VAC की वैल्यू कितनी आ जा रही है, वो आ जा रही है, देखिए ट्वाइस ऑफ I1 कितना था, वो था 10e⁻⁻² है ना, और उसमें क्या घटा देंगे, -3 टाइम्स I2, और I2 तो सिंपली 4 है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 20e⁻²t -12। तो देखिए बच्चों, मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दी है कि जो चीजें अपने को निकालनी थी उसका ग्राफ जो है वो किस तरीके का बनेगा, है ना। सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल थे, इसीलिए सारे ग्राफ्स का नेचर जो है वो कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक देखते हैं जो कि है ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। तो जैसा हम लोगों ने रेजिस्टर्स के साथ किया था, कैपेसिटर्स के साथ किया था, वैसा ही हम लोग इंडक्टर्स के साथ भी कर रहे हैं, है ना। हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। तो देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज का, है ना। सीरीज का मतलब आपको याद होगा कि तीनों में करंट जो है सेम फ्लो करेगा, ठीक है। तो जो करंट यहाँ से A से निकल रहा है वही B से जाएगा, वही C से जाएगा, और फिर वो D पे पहुंचेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर, है ना, अगर मैं यहाँ पर VA माइनस VD को ओवरऑल बोलूं तो लेट अस से कि मैं उसे कैपिटल V कॉल कर रहा हूं, है ना। VA माइनस VD को मैं क्या कॉल कर रहा हूं, उसे मैं V कॉल कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, जैसे A और B के बीच में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस L1 DI/dt इज इक्वल टू VB लिखेंगे। तो यहां से देखिए VA माइनस VB वो कितना आ जाएगा, L1 DI/dt। तो वही देखिए यहां पर जो है ना, इस जगह पर ये सेम चीज मेंशन्ड है, ठीक है। और सिमिलरली VB माइनस VC हो जाएगा L2 DI/dt, और VC माइनस VD हो जाएगा L3 DI/dt। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ VA माइनस VD बच जाएगा, जिसको मैंने ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 3 इंडक्टर्स का, है ना, मिला करके जो पोटेंशियल ड्रॉप आया। तो V बराबर क्या आ गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 DI/dt। तो ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ कि A और D के बीच में सिर्फ एक इंडक्टर लगा हुआ है ना। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, L इफेक्टिव DI/dt। मतलब सीरीज के केस में L इफेक्टिव कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3, है ना। जैसा सीरीज के केस में रेजिस्टर्स में होता था, वही डिट्टो केस किसके केस में होता है, इंडक्टर्स के केस में। ऑलराइट, तो इसी तरीके से बच्चों चलिए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को A कह दूं और इस पॉइंट को B कह दूं तो हमें ये दिख रहा है कि A और B के अक्रॉस तीनों इंडक्टर्स लगे हुए हैं, है ना। तो हमें ये साफ दिख रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B है वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर 1, इंडक्टर 2 एंड इंडक्टर 3, है ना। तीनों के केस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम आएगा। तो यहां पर जैसा अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 के लिए लिख सकते हैं V बराबर कितना हो जाएगा, L1 DI1/dt। इस बार हमें I1 यूज करना होगा क्योंकि सारा का सारा करंट जो है वो पहले इंडक्टर से थोड़ी जाएगा, है ना, तीनों में बटेगा। तो वही हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले इंडक्टर से लेटर से कि I1 करंट जा रहा है। सो वी कैन राइट V बेसिकली क्या है, A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू L1 DI1/dt। सिमिलरली V is also equal to L2 DI2/dt, और सिमिलरली L3 DI3/dt, है ना। यहां पर क्या आना चाहिए, DI3/dt आना चाहिए। तो हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि तीनों के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हम लोग ये कह सकते हैं ना कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 तो होना ही चाहिए ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, DI/dt इज इक्वल टू DI1/dt प्लस DI2/dt प्लस DI3/dt, है ना। तो अब DI/dt को एज इट इज रहने दीजिए और DI1/dt की वैल्यू ऊपर से उठाते हैं, वो कितना आ जाएगा, V/L1। सिमिलरली हमारे पास V/L2 और V/L3 आ जाएगा फॉर DI3/dt। तो यहां से देखिए अपने पास क्या इक्वेशन आ रही है, DI/dt, है ना। DI/dt किसके बराबर आ रहा है, V मल्टीप्लाइड बाय
1/L1 है ना, 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 के। तो ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये तो बिहेव कर रहा है एज इफ कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना, ये क्या है? 1/L इक्विवेलेंट है ना, क्योंकि जो V है वो किसके बराबर आ रहा है? ऐसे देखें तो L इक्विवेलेंट di/dt है ना। मतलब कि अगर तीनों के बदले में सिर्फ एक इंडक्टर लगा दूं जिसका इंडक्टेंस कितना हो, L इक्विवेलेंट के बराबर, तो भी यही इक्वेशन बनेगी ना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 है, वही बेसिकली क्या है? 1/L इक्विवेलेंट। तो इसीलिए L इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई पैरेलल के केस में? 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 का इनवर्स। क्लियर है ये बात? तो बच्चों अगर इसे कंपेयर करें रेजिस्टेंस से, तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है ना, जैसे रेजिस्टेंस के केस में पैरेलल में आता था। वहां पर क्या आता था? हम लोग को याद है कि वहां पर आता था ये 1/R इक्विवेलेंट, ये आता था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। तो उसी को रिजेंबल करता हुआ देखिए यहाँ पर आ रहा है कि 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।